Good morning. My name is Jashi Gul. I got 342 marks out of 400 in my CA Foundation exam. I got 18th position in India. My highest marks is in law, that is 89 marks. मैंने अपनी स्कूलिंग SBP DAV सेंट्रल पब्लिक स्कूल फतेहाबाद से की है. शुरू से ही जैसे मुझे टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहा है. आई गॉट 95.2% मार्क्स इन +2. मेरे +2 में अकाउंट्स में 95 मार्क्स आए थे. पर जब यहाँ पर सुरेंद्र सर के मैंने 6 बेसिक लेक्चर्स लगाए तो मैंने देखा कि भी अभी मेरे बेसिक्स इतने क्लियर नहीं है. और मैं सुरेंद्र सर का बहुत बहुत थैंक करना चाहूँगा कि भी उन्होंने मेरे बेसिक्स क्लियर किए. मतलब जैसे टीचर्स ने अपना प्लान बना रखा है हर एक सब्जेक्ट का, माइंड ब्लोइंग है सर. जैसे सुरेंद्र सर ने सर उस हिसाब से अनसोल्ड सोल्ड का पैटर्न बना रखा है. और निखिल सर ने बैक में जैसे बहुत ही कंसाइज कर रखा है टॉपिक को, वो बहुत बढ़िया है. लॉ में भी सर के नोट्स बहुत बढ़िया हैं. और मैथ में भी रितु मैम ने मतलब जितने अच्छे से करवाया कोई और करवा नहीं सकता था शायद. और इकोनॉमिक्स में तो मार्शाल्लाह था. विवेक सर ने जिस तरह करवाया बहुत ही अच्छा था. पारस के सभी टेस्ट दिए हैं और मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि भी टेस्ट कोई भी मत छोड़ो. UTFT सब मतलब टाइम टू टाइम दो. उससे क्या है प्रिपरेशन और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी. जैसे एक बार अपा जैसे रेगुलर टेस्ट होते हैं, एक बार सिलेबस उसमें रिवाइज हो गया, फिर UT में, फिर 2 बार FT, तो उससे सिलेबस 3-4 बार रिवाइज हो जाता है और आगे कोई पेपर में दिक्कत नहीं रहती. और मैं अभी सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स, पारस की मैनेजमेंट टीम और मेरे स्कूल के सभी टीचर्स को थैंक करना चाहूँगा. हाँ जी, हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? हाय 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 हाय. मैं आपको जो भी बात कह रहा हूँ बड़ा सीरियसली लिया करो, क्योंकि उन बातों का हो सकता है आज आपको यूँ लगे ये यूँ ही है, 6 महीने बाद है ना आपको उन बातों की इतनी कीमत लगेगी आप कह नहीं सकते, सोच नहीं सकते. इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ना उन चीज़ों को. आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इन चीज़ों को. मैंने उन चीज़ों के इफ़ेक्ट देखे हैं. ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी तैयार हुए हैं कि मैं भी कई बार हैरान रह जाता हूँ. सर आपके ना क्वेश्चन बैंक में टोटल 450 क्वेश्चंस हैं. मैंने कहा अच्छा, मेरे को पता ही नहीं था. 450 में से लगभग है ना 175 ऐसे हैं जो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए थे. वो अब कभी भी करते हैं तो हो जाता है. मैंने कहा अच्छा, तो बाकी ये इतने बच गए 450 में से 175. फिर उसके बाद जो बच गए उसमें से जो फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किए ना तो उसमें से 75 क्वेश्चन तब एक्सक्लूड हो गए. तो अब ये इतने बच गए, अब उसके इतने बच गए, उसके लास्ट के अंदर सर ये ना ये 30 क्वेश्चंस बच गए. 30 क्वेश्चंस के अंदर है ना 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जो फाइनल एग्जाम में देखने की जरूरत है. और वो 20 पॉइंट्स में 15-20 मिनट के अंदर देख लूंगा. इतनी गहराई से काम किया है बच्चों ने. CA इंटर का स्टूडेंट था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा. मैं ऊपर यहाँ से क्लास से बाहर निकला तो बोला सर रिवीजन का ये देखना, मैं एक बार बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, तो ये ठीक है क्या तरीका? मैंने कहा बोलो. तो उसने कहा टोटल 450 क्वेश्चन है, उसमें से इतने क्वेश्चन बेसिक्स हैं तो वो तो हो ही जाएंगे. वो मैंने फर्स्ट टाइम कर लिए तो अब सेकेंड टाइम करने की ज़रूरत नहीं थी. फिर जब मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए तो उसमें से इतने हो गए, फिर इतने हो गए, फिर इतने हो गए. अब टोटल 30 क्वेश्चन बच्चे हैं. 30 क्वेश्चन में 20 पॉइंट्स हैं. उन 30 को भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है. 3 बार मैंने कर लिया है सिलेबस सारा का सारा. अब उन 20 पॉइंट्स को मैं एग्जाम में पढ़कर जाऊंगा, 15-20 मिनट में हो जाएंगे. ये तरीका सही तो है ना सर? मैंने कहा तरीका ही यही है, काम करने का तरीका यही है. क्या 11 नवंबर को पेपर हो, अगर आपका 11 नवंबर को या 11 मई जो भी हो, तो क्या आप 10 तारीख को 450 क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो तरीका यही है, आप पूरे सिलेबस को स्क्वीज करते जाओ, छोटा करते जाओ. कि ठीक है, जब मैंने सिलेबस किया तो मैंने 20 क्वेश्चंस किए, फिर मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया तो 20 में से 15 रिवाइज कर लिए, 5 को लगाने की जरूरत है. फिर जब मैंने नेक्स्ट टाइम यूनिट टेस्ट दिए तो 15 में से 10 कर लिए.
फिर मैंने जब फाइनल टेस्ट दिए तो 10 में से 5 कर लिए, जब मैं एग्जाम में जा रहा हूँ तो 5 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 पॉइंट्स करके जा रहा हूँ। ऐसे सिलेबस को स्क्वीज करना है अपने, ठीक है। तो इसीलिए मैं उन चीज़ों की तैयारी के लिए आपको बार बार कहता हूँ, रफ वर्क करो, ये करो, वो करो, आपके दिमाग की प्रैक्टिस तेज होएगी, लॉजिकल वे में, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने कहा ये देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये क्या होगा? लेस होगा सर। मैंने कहा कैसे? ये तो नहीं पता, लेस होगा, आप देख लो चाहे। मैंने कहा यार कैसे पता लगाया? नहीं पता सर, लेस होगा, इस बात की गारंटी है। ऐसे ऐसे विरले भी हैं इस दुनिया के अंदर। हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स। कंसाइनमेंट का मतलब होता है, वैसे कंसाइनमेंट का मतलब होता है प्रेषण। सर कंसाइनमेंट ही ठीक है ना? मतलब कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या होता होगा? प्रेषण का मतलब, अरे बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? याद हो गया? अधिकोष मंडल है, ओके। प्रेषण को क्या कहते हैं? ये हिंदी है, अब इसको और इसकी और हिंदी कर दो। भेजना, भेजना, टू सेंड। लो जी, कंसाइनमेंट का मतलब होता है भेजना, टू सेंड। क्या सेंड? गुड्स, गुड्स बाय ओनर टू एजेंट। कंसाइनमेंट का मतलब आपको ध्यान होगा, मैंने बीआरएस को भी कुछ इसी तरीके से लिया था, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन मतलब समाधान, समाधान मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज़ का होता है? प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या है? कैश बुक और पासबुक, कैश और बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो उसके नाम में ही छिपा होता है। कंसाइनमेंट का मीनिंग, कंसाइनमेंट का मीनिंग होता है कुछ भेजना, ठीक है। क्या भेजना? हमारे चैप्टर के अंदर गुड्स भेजने की बात होगी। गुड्स भेजने का मतलब क्या हुआ? कौन भेज रहा है गुड्स? ओनर भेज रहा है, जो मालिक है, बिजनेसमैन है, वो भेज रहा है। किसको भेज रहा है? उसने कोई एजेंट अपॉइंट किया है, ठीक है, उसने कोई एजेंट अपॉइंट किया है, ठीक है जी, ओके। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, मैं टिपिकल ढंग से बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा देखिए, हम दिल्ली में बैठे हैं, यहां ओनर बैठा है जी, दिल्ली में, दिल्ली में ओनर बैठा है, और लखनऊ, लखनऊ में कौन बैठा है? ये है ओनर, ठीक है। ये है ये एजेंट है, ये सिंपल सा आदमी है बेचारा, ये तेज आदमी है, ये एजेंट है। लखनऊ में एजेंट है, और एजेंट क्या करता है? ओनर क्या करता है? गुड्स सेंड्स टू एजेंट। तो ये हो गया आपका ट्रक जो माल लेकर जा रहा है। टें टें टें।
ये लोडेड गाड़ी है, और ये है, ये क्या है भाई, ये क्या है, लाइट है या हॉर्न है? हाँ, बस जो तुम सोचो उसका ऑपोजिट सोच लो, ठीक है। लो जी, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक भेजो, शाबाश। कैसे जाता है, चलता कैसे है ट्रक? ये लखनऊ की लोकल रोड है भाई, ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, ये लोकल रोड है किसकी? लखनऊ की। ये लो, यहां से ये माल जाता है, ठीक है जी, ये यहां से जाता है, फिर ये यहां जाता है, और फिर ये माल, ये कौन है? कस्टमर्स। टिडिक टिडिक टिडिक, ये हैं बहुत सारे कस्टमर। ये एजेंट क्या करता है? ये एजेंट इन कस्टमर को ये माल सेल करता है। कोई परेशान तो नहीं हो रहा भाई? यार सोचा नहीं था जिंदगी में कभी ये काम भी करने पड़ेंगे कि कंसाइनमेंट का मीनिंग ऐसे बताया जाएगा, है? ठीक है, तो ऐसे ही करना आपको। जब एग्जाम में आए, व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट? ले रुक जाओ, है? है। अभी मीनिंग पूरा नहीं हुआ है भाई। जो ओनर होता है उसको कहते हैं कंसाइनर, मतलब भेजने वाला। और जो एजेंट होता है उसे बोलते हैं कंसाइनी, पाने वाला। वैसे मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, वैसे कंसाइनर को कहते हैं प्रेषक, और कंसाइनी को बोलते हैं प्रेषणी, ठीक है। लेकिन छोड़ो, वही ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी। दिल्ली में बैठकर कंसाइनर ने लखनऊ में कंसाइनी कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया और उसके पास गुड्स भेजा, और एजेंट ने क्या करना है? उस माल को आगे कस्टमर को सेल करना है, ठीक है। इसने क्या किया? कस्टमर को आगे गुड्स सेल कर दिया। ये देखो, ये कस्टमर को सेल कर दिया और इसने एजेंट के पास भेजा, इसने एजेंट के पास भेजा। ये जो ओनर है, ये इस एजेंट को पेड सैलरी और कमीशन और बहुत दोनों देता है भाई, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप है ओनर की और एजेंट की, और एजेंट जब माल बेचता है तो उसके बदले में उसको या तो सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है या फिर दोनों मिलते हैं। ये पूरा सिस्टम कंसाइनमेंट है। बताइए, ये इतना समझ आ गया क्या आपको? ठीक है भाई। मुझे क्या करना है? मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। और मैंने क्या किया? मैंने दिल्ली की सारी गलियां छान ली है। मैंने दिल्ली में जो मेरे कस्टमर थे वो सारे कवर कर लिए हैं। अब मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं, अपने बिजनेस को फैलाना चाहता हूं। तो अब मैं अलग अलग जगह अपने एजेंट बिठा दूंगा। एक तो ब्रांच होता है, एक तो ब्रांच खोलना होता है। ब्रांच का मतलब होता है कि आपकी अपनी ब्रांच है, वहां पर आपने उनको अपॉइंट किया हुआ है। यहां हमने एजेंट को अपॉइंट कर दिया, हमने एजेंट से बात कर लिया, देख दोस्त मैं तेरे पास माल पहुंचाऊंगा, तो आगे कस्टमर को सेल कर दियो, जितना सेल हो जाए वो कस्टमर को दे दिया,
जितना सेल हो जाए वो पैसे मेरे को दे दियो, तेरे को मैं उसकी सैलरी या कमीशन या दोनों देता रहूंगा। और कोई माल अगर ना बिके ना तो बॉस तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो उस माल को मुझे वापस दे दियो, बेशक मैं रख लूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एजेंट जितना माल बेचेगा उसके ऊपर उसको कमीशन या सैलरी या दोनों मिल जाएंगे, बिना बिका हुआ माल हमारा होगा, उसके एजेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो क्या हम इसे सेल कह सकते हैं? मैंने एजेंट को माल भेजा, बताइए, मैंने एजेंट को माल भेजा, क्या ये सेल है? नहीं है। एक भी माल नहीं बिका, एक भी आइटम नहीं बिकी तो सारी की सारी मेरे पास वापस आएगी, इसलिए हम इसको सेल नहीं कह सकते, ये सेल नहीं है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट इज नॉट सेल। तो कई बार एग्जाम में ना डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर को जो जो मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा आपको स्टडी मटेरियल से इसकी थ्योरी भी पढ़ के आनी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच में से लाइनों में से निकल कर आएंगे। तो हमें जो जो चीज़ें हमारे लिए नई है ना, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप कर लोगे ठीक से। कंसाइनमेंट एक नया टॉपिक है, उसकी बीच में लाइनों में क्या लिखा हुआ है, कहाँ से क्या आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, तो हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसकी थ्योरी को डिटेल में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो जो मैं टॉपिक दूंगा, अब आप स्टडी मटेरियल को थोड़ा अपना इधर उधर, कहीं किसी को दे रखा है या कहीं इधर उधर गेहूं वाली टंकी के नीचे चला गया वो गलती से मान लो, तो निकाल लेना वहाँ से। ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर ये रिटर्न का भी टाइम होता है सर इसमें? क्या ये रिटर्न करने का भी टाइम होता है इसमें? नहीं, रिटर्न का कोई टाइम नहीं होता, आप बेचो और बेच के, असल में रिटर्न क्यों होगा यार, इस बार बेच दिया, जितना बिक गया ठीक है, बाकी अगली बार बिक जाएगा, हमें फाइनल काउंट्स बनाने हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। सुनो भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, consignment means to send. Here goods is sent, goods is sent by the owner to his agent for to customers. So here are two parties. Number one, consignor जिसको हम ओनर कहते हैं। नंबर टू, कंसाइनी जिसको हम एजेंट कहते हैं। Goods received by consignee is sold to customers and he receives salary or commission or both for such sales. जो कंसाइनी गुड्स रिसीव करता है वो कस्टमर को बेच दिया जाता है और उसके बदले में उसे सैलरी या कमीशन या दोनों चीजें मिलती हैं। हाँ जी सर, गुड्स अप्रूवल बेसिस और इसमें डिफरेंस क्या है सर? गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और इसमें नहीं, वो तो आप कस्टमर को बेचते हैं। अप्रूवल बेसिस वाला कस्टमर को डायरेक्ट बेचते हैं, यहाँ आपने एजेंट अपॉइंट किया है। एजेंट के थ्रू सर? हाँ, ये एजेंट के थ्रू है, वो आप डायरेक्ट बेचते हैं कस्टमर को। उसमें हाँ जी, लिखा आप लोगों ने? All expenses are borne by consignor, but
expenses can be incurred by consignor at his place, for example Delhi, and by consignee, बट एक्सपेंस कैन बी इनकर्ड, इनकर्ड मतलब पेड, पेड बाय कंसाइनर। दिल्ली में जो खर्चे होंगे वो कौन पे करेगा? कंसाइनर। एंड बाय कंसाइनिंग एट हिज प्लेस, फॉर एग्जाम्पल एट लखनऊ, एट लखनऊ, जितने भी खर्चे हैं उसे बियर कौन करेगा? कंसाइनर। बियर कौन करेगा? कंसाइनर। लेकिन पेमेंट कोई भी कर सकता है। अब सुनो जरा, देखो, ये देखो, यहां ट्रक में माल लोड करवाया, बताओ खर्चा कौन पे करेगा? कंसाइनर। और यहां जब ट्रक पहुंच जाएगा और माल उतरवाएगा तो कौन पे करेगा? कंसाइनी। वहां पर थोड़ी है कोई। अब यहां लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ ट्रक पहुंच गया जी, और जैसे ही ट्रक पहुंचा गेट पर तो कंसाइनी ने कंसाइनर को फोन मारा, साहब ट्रक आ गया है, यहां पर माल आ गया है। अब देखो मैं तो एजेंट हूं, तो मैं आपके खर्चे क्यों पे करूं? तो कंसाइनर भी कहते हैं हाँ सही बात है भाई, तू ऐसा कर 2 मिनट इंतजार कर, मैं दिल्ली में हूं, लखनऊ आ रहा हूं साइकिल लेके, रुक जा 2 मिनट, बस 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और फिर वो क्या करेगा? वो थोड़ी देर, घंटा एक इंतजार करेगा, साहब कहां पहुंच गए? कुछ नहीं, अभी चैन चढ़ा रहा हूं, साइकिल की उतर गई थी बीच में। लेकिन तो चिंता मत कर, चैन चढ़ते ही 2 मिनट में आ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होने से रहा बॉस। जो खर्चे, अब बताओ गोडाउन ले रखा है तो किसने ले रखा है? एजेंट ने ले रखा है। तो गोडाउन का किराया, गोडाउन का मालिक है वो किसको जानता है? एजेंट को जानता है। तो गोडाउन का किराया किससे लिया जाएगा? एजेंट से लिया जाएगा। हाँ वो बात अलग है, एजेंट ये सारे खर्चे कंसाइनर से वसूल कर लेगा। भाई मैं दिल्ली में रहता हूं, तुम एजेंट हो, तुम लखनऊ में रहते हो, मेरे पास यहां होने वाले खर्चे मैं पे करूंगा, तुम्हारे पास होने वाले खर्चे तुम पे करोगे, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे यार। ये बात सही है। कैसे हिसाब किताब कर लोगे? आपने क्या किया? गोडाउन का किराया दिया 20,000 रुपए, और आपने माल बेचा 1 लाख का, तो 1 लाख में से 20,000 काट कर मुझे 80,000 दे दो बस। और बल्कि और भी बड़ी बात, आपने गुड सेल कर दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से आपने जो खर्चे पे कर रखे हैं वो काट लो, आपकी सैलरी काट लो, आपका कमीशन काट लो, बाकी पैसे मुझे दे दो। ठीक है, तो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में इस तरह से फाइनल सेटलमेंट होती है। मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी है, मैंने आपके पास माल भेज दिया, यहां जो खर्चे हुए, माल की लोडिंग का खर्चा, इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस होता है उसका खर्चा, ट्रक का भाड़ा हो सकता है, कई बार ये होता है कि जो ट्रक का जो फ्रेट है वो मैं दे देता हूं, कई बार कहते हैं वहां जाकर ले लियो, तो मान लो यहां देना, चलो मैंने दे दिया, कोई बात नहीं। अब ट्रक चल पड़ा, ठीक है जी, हाईवे पे जो ट्रक चला ये ठीक है चलता रहा। अब मान लो ट्रक वाले ने तो यहां उतार दिया माल, ट्रक यूनियन में जाकर माल उतार दिया, बोला जी यहां से आगे हम नहीं जाते, यहां से उठाकर ले जाओ। अब क्या करता है? अब कंसाइनी बेचारा बैलगाड़ी लेकर आता है यहां पर, लोकल जो लोकल है वो तो कार्टेज ही चलेगी ना वहां पर, वो बैलगाड़ी लेकर आता है या कोई छोटा छोटा हाथी, हाँ ठीक है। तो क्या होगा? वो वहां से लोकल एरिया में माल ट्रक यूनियन से उठाकर ले जाएगा। तो यहां का किराया, अब यहां का किराया कौन पे करेगा? ये थोड़ी पे करेगा यार, वहां पर तो एजेंट है, हाँ बियर वो करेगा। सारे खर्चे बियर कौन करेगा? कंसाइनर। लेकिन लोकल लेवल पे दिल्ली में होने वाले खर्चे कंसाइनर पे करेगा, लखनऊ में होने वाले खर्चे कंसाइनी पे करेगा, वो बाद में सेटलमेंट कर लेंगे, वो एक अलग बात है। तो यहां माल की लोडिंग, अनलोडिंग, सॉरी, माल को गोडाउन में रखना, गोडाउन का किराया, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। ठीक है, लेकिन वो रिकवरी किससे कर लेगा? कंसाइनर से कर लेगा। चलिए, तो मैं आपको यहां लिख रहा हूं कि गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी सोल्ड टू कस्टमर एंड ही रिसीव्ड सैलरी और कमीशन और बोथ फॉर सच सेल, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय कंसाइनर बट
expenses can be, but expenses can be incurred by consigner at his place, for example Delhi, and by consignee, for example at Lucknow, and consignee settle expenses incurred by him, his salary and commission at the time of final सेटलमेंट। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? खर्चे सारे कंसाइनर भुगतेगा। बोर्न मतलब भुगतेगा। किसके घर से लगेंगे? कंसाइनर के घर से। लेकिन पे तो कंसाइनर भी करेगा, कंसाइनी भी पे करेगा, लेकिन कंसाइनी क्या करेगा? लास्ट में फाइनल सेटलमेंट के टाइम जो खर्चे उसने पे किए हैं, वो जो उसकी सैलरी बनती है, वो जो उसके कमीशन बनता है, वो सारे के सारे सेटलमेंट कर लेगा एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। चलिए जी, maintaining of all above transactions are called consignment accounts। ये सारा जो मेंटेन किया जाता है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट्स। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंसाइनमेंट का मीनिंग बता रहा हूं। लिखा आप लोगों ने? मैं थोड़ा सा टॉपिक को वहां पर ले जाकर छोड़ूंगा कि कल फिर हम वहां से कंटिन्यू कर सकें, ठीक है? टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। इन कंसाइनमेंट expenses are classified as number 1 direct या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट या रेकरिंग एक्सपेंस। यह है रीअकरिंग, बार बार होने वाले खर्चे, बार बार होने वाले एक्सपेंस। और ये है नॉन रीअकरिंग, बार बार ना होने वाले एक्सपेंस। हम कंसाइनमेंट के चैप्टर में एक्सपेंस को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे, नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस which start from प्लेस ऑफ कंसाइनर, जो खर्चे कंसाइनर की जगह से शुरू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोडिंग, पैकिंग,
ट्रांजिट इंश्योरेंस, फ्रेट etc. and ends at the gate of consignees go down, consignees go down. For example, local freight, unloading charges etc. नॉन रेकरिंग एक्सपेंस आर दोज विच स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर से शुरू होते हैं, माल लोड करवाया, माल पैक करवाया, लोड करवाया, रास्ते का इंश्योरेंस, ट्रक का किराया, और खत्म कहाँ होते हैं? कंसाइनी के गेट पर. जो गोडाउन का जो गेट है वहां पर खत्म होते हैं. गोडाउन के अंदर नहीं रखा गया, ध्यान रखना, ठीक है. गेट तक वहां का लोकल भाड़ा, माल को अनलोड करवाया, गेट पर रख दिया माल, ठीक है ना. चलिए लो जी, recurring expense are those which start from go down expense. For example, go down rent, अब माल अंदर है, ठीक है. go down insurance, go down insurance and ends when goods is sold. For example, selling and distribution expenses. लो जी, गोडाउन का किराया, गोडाउन का इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे कौन से हैं? रेकरिंग एक्सपेंसेस. रेकरिंग मतलब बार बार होने वाले खर्चे. गोडाउन का भाड़ा बार बार करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट बार बार करनी पड़ेगी, कस्टमर जब जब माल मांगेगा तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे. तो खर्चों के नाम ही बता रहे हैं मीनिंग. एक तो वो खर्चे जो एक बार हो गए दोबारा नहीं होंगे. अब बताओ, ट्रक में माल आ गया तो वो माल ऐसे आता जाता रहेगा या गोडाउन में आकर बैठ गया? गोडाउन में आकर बैठ गया तो वो नॉन रेकरिंग है. लेकिन उस माल के ऊपर गोडाउन का जो रेंट है वो बार बार लगता रहेगा तो वो रेकरिंग है. उसकी एडवर्टीजमेंट बार बार होती रहेगी. जब जब माल बिकेगा तब तब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है. हम एक बार फिर से वही काम कर रहे हैं. ये लोकल रोड और ये हम कहाँ हैं? लखनऊ. ये लखनऊ, ये कहाँ हम? दिल्ली. तो यहाँ पैकिंग चार्जेस ये कौन से होंगे? डायरेक्ट. लोडिंग चार्जेस क्या होंगे? डायरेक्ट. ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या होगा? डायरेक्ट. ट्रांजिट फ्रेट क्या होगा? डायरेक्ट. लोकल कार्टेज क्या होगा? डायरेक्ट. और अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस क्या होंगे? डायरेक्ट, ठीक है. गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस क्या होगा? इनडायरेक्ट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे? इनडायरेक्ट. मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम खर्चे दो तरह के पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. नोट, मैं बस एक बार नोट लिख दूं फिर आपको ऊपर ये दिखा दूं.
for purpose of valuation of closing stock only direct expense are included proportionately. फॉर एग्जाम्पल, बस यहाँ से हम कल इसको आगे करेंगे। मैं आपको थोड़ा ऊपर वाला दिखा देता हूँ, ये लो। इसका होमवर्क कुछ भी नहीं है। ये इंश्योरेंस गोडाउन का है या? हाँ, गोडाउन में देखो, एक तो माल रास्ते में होता है तब इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट हो जाए तो क्लेम मिल जाए। एक गोडाउन में आग लग जाए तो। थोड़ा ऊपर कर दो भाई, ये नहीं मतलब जो ऊपर वाले ट्रक वाला कर लिया क्या नोट रहता है भी, ये ट्रक वाला पहले नोट कर लो, फिर नीचे वाला लाइन कर देता हूं। हाँ, अच्छा ये रहेगा कि कल अगर आप नोट्स पढ़ाएं और इसी नोट्स में से ही कुछ क्वेश्चंस पूछें तो बेटर रहेगा। एक्सक्यूज मी सर, जो सैलरी वगैरह देते हैं आप, सैलरी और वो इनडायरेक्ट? हाँ, वो भी इसमें इनडायरेक्ट में आएंगे, बिल्कुल। मैं लिख दूं यहां, एजेंट्स सैलरी एंड कमीशन। एजेंट की सैलरी और कमीशन ये भी क्या होंगे भाई? इनडायरेक्ट। भाई बात सुनो, मैंने ना ये बात नहीं लिखी है। इस बच्चे ने पूछा था कि एजेंट की सैलरी और कमीशन क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा बॉस, क्योंकि ये बार बार होते रहेंगे। आप ये देखो कि खर्चा बार बार होगा या सिर्फ एक बार होकर खत्म हो गया। ट्रक ने एक बार माल पहुंचा दिया, अब ट्रक चक्कर नहीं काटेगा उस माल के लिए, दूसरा माल आएगा तब दोबारा चक्कर कटेगा। सर? हाँ जी सर, अगर क्वेश्चन में सीधा इंश्योरेंस लिखा हो तो क्या मानेंगे? हाँ, अभी रुक जाओ इन बातों को लेकर, ठीक है? अभी Excuse me, ऐसी sir. दुविधा नहीं आएगी, एक बार अभी रुको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक वीक में सर मान लो कि ये का फिक्स होता है कि हर मंडे उनका सामान आता है, जैसे गुड्स आती है तो सर उनका फिक्स है, और ट्रक वाले का सारा कुछ फिक्स होता है कि ये बंदा लेके हाँ, आएगा हाँ। और हर मंडे आना है, तो सर उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान सकते हैं? नहीं क्यों सर, मैं वो क्या कह रहा हमारा हूँ, खर्चा है। देखो इतना माल एक बार गया बस, इसके लिए बात कर रहा हूँ। दूसरी बार आएगा तो दूसरा माल आएगा ना। हम इस माल की कंसाइनमेंट की बात कर रहे हैं, अगली बार आएगा तो नया माल आएगा। कोई बात नहीं है, बात सुनो। आप लोग आराम से कल डाउट्स लेना अपने जितने भी हैं, ठीक है? आज मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आपको, ये करके आनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल के आगे कुछ नहीं है, ये तो मैंने कल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करके दिखाना है। इस लाइन का मीनिंग समझ नहीं आएगा अभी, ये कल समझाऊंगा आते ही, ठीक है जी? चलें, टाटा।